हाय ग्यूस, मैं हूं आपका दोस्त राघव टाइपिस्ट। स्वागत है हमारे चैनल पर। नींव का पत्थर सी भाषा और वेरिएबल्स का परिचय। सी भाषा और वेरिएबल्स का परिचय प्रोग्रामिंग की विशाल और रोमांचक दुनिया में प्रवेश करने वाले हर नए छात्र का स्वागत है। जब हम कंप्यूटर को कोई कार्य करने का निर्देश देना चाहते हैं तो हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है जिसे कंप्यूटर समझ सके। सी भाषा ठीक वैसी ही एक शक्तिशाली और प्रभावशाली भाषा है। इसे प्रोग्रामिंग भाषाओं की मां भी कहा जाता है क्योंकि कई आधुनिक भाषाएं जैसे C++, जावा और C# इसी से प्रेरित होकर बनी हैं। ये एक ऐसी भाषा है जो हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब ले जाती है, जिससे हमें सिस्टम पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। सी भाषा सीखना केवल एक नई भाषा सीखना नहीं है, बल्कि यह कंप्यूटर के काम करने के तरीके को मौलिक स्तर पर समझने जैसा है। यह आपको सिखाती है कि मेमोरी कैसे काम करती है, प्रोसेसर निर्देशों को कैसे संसाधित करता है और डेटा को कुशलतापूर्वक कैसे संग्रहित किया जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप गणित का कोई सवाल हल कर रहे हैं। आप गणना के दौरान कुछ मानों को याद रखने के लिए उन्हें कहीं लिख लेते हैं, जैसे x का मान 5 है या y का मान 10 है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स ठीक यही काम करते हैं। वे मेमोरी में एक नामित स्थान होते हैं जिनका उपयोग हम डेटा या मानों को संग्रहित करने के लिए करते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें अक्सर जानकारी जैसे उपयोगकर्ता का इनपुट, गणना के परिणाम या किसी स्थिति को अस्थायी रूप से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। वेरिएबल्स हमें इस जानकारी को एक नाम देने और बाद में उस नाम का उपयोग करके इसे पुनः प्राप्त करने या बदलने की सुविधा देते हैं। यह प्रोग्राम को पठनीय और प्रबंधन योग्य बनाता है। वेरिएबल्स के बिना प्रोग्रामिंग की कल्पना करना लगभग असंभव है। वे प्रोग्रामिंग की सबसे बुनियादी और मौलिक अवधारणाओं में से एक हैं। सोचिए, अगर आपको हर बार किसी मान का उपयोग करने के लिए उसका मेमोरी एड्रेस, जो कि एक लंबी और जटिल संख्या होती है, याद रखना पड़े तो क्या होगा। ये न केवल बेहद कठिन होगा, बल्कि इससे गलतियों की संभावना भी बहुत बढ़ जाएगी। वेरिएबल्स हमें इन जटिल मेमोरी एड्रेस को एज, स्कोर या यूजर नेम जैसे सार्थक नाम देने की अनुमति देते हैं। यह हमारे कोड को समझने, लिखने और डीबग करने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना देता है। सी भाषा में वेरिएबल्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखना एक मजबूत और कुशल प्रोग्रामर बनने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस यात्रा में हम सी भाषा और उसके सबसे महत्वपूर्ण घटक वेरिएबल्स की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि वे कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे बनाया और उपयोग किया जाता है और वे एक मजबूत प्रोग्राम की नींव कैसे रखते हैं। यह ज्ञान न केवल आपको सी में महारत हासिल करने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखने के लिए भी एक ठोस आधार प्रदान करेगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ सरल निर्देश और नामित मेमोरी स्थान मिलकर जटिल और शक्तिशाली सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया को शक्ति प्रदान करता है। यह सीखना एक नए तरीके से सोचना सीखने जैसा है, जहां आप मशीन से उसकी भाषा में बात करना सीखते हैं। समय के गलियारों से सी भाषा का ऐतिहासिक सफर। हर महान चीज की एक कहानी होती है और सी भाषा की कहानी भी कोई अपवाद नहीं है। इसकी जड़ें 1960 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध बेल लैब्स में है। उस समय केन थॉम्पसन और डेनिस रिची जैसे प्रतिभाशाली कंप्यूटर वैज्ञानिक एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे, जिसे आज हम यूनिक्स के नाम से जानते हैं। शुरुआत में यूनिक्स को असेंबली भाषा में लिखा गया था, जो एक निम्न स्तरीय भाषा है और विशिष्ट कंप्यूटर हार्डवेयर पर निर्भर करती है। इसका मतलब था कि यूनिक्स को एक प्रकार के कंप्यूटर से दूसरे प्रकार पर ले जाना, यानी पोर्ट करना, बहुत मुश्किल था। इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें एक उच्च स्तरीय और पोर्टेबल भाषा की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता ने एक नई भाषा के जन्म को प्रेरित किया। केन थॉम्पसन ने पहले बी नामक एक भाषा बनाई जो BCPL पर आधारित थी। बी भाषा यूनिक्स के विकास के लिए एक कदम आगे तो थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां थीं। यह टाइपलेस थी, यानी यह विभिन्न प्रकार के डेटा, जैसे कि पूर्णांक और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, के बीच अंतर नहीं करती थी। यह सीमा उस समय के नए PDP-11 कंप्यूटर की क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग करने में एक बाधा थी। यहीं पर डेनिस रिची ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बी भाषा को लिया और उसमें डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स और कई अन्य शक्तिशाली सुविधाएं जोड़ी। इस नई और बेहतर भाषा को उन्होंने सी नाम दिया, क्योंकि यह बी के बाद आई थी। 1972 तक सी भाषा इतनी विकसित हो चुकी थी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल का एक बड़ा हिस्सा इसी में फिर से लिखा गया। ये एक क्रांतिकारी कदम था।
पहली बार एक प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया था, जिसने इसे अविश्वसनीय रूप से पोर्टेबल बना दिया। अब यूनिक्स को न्यूनतम प्रयास के साथ विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों पर चलाया जा सकता था। सी की शक्ति और लचीलेपन ने इसे जल्द ही अकादमिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय बना दिया। इसकी सादगी, दक्षता और हार्डवेयर पर सीधे नियंत्रण की क्षमता ने इसे सिस्टम प्रोग्रामिंग जैसे कि कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर और डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए एक आदर्श विकल्प बना दिया। जैसे जैसे सी की लोकप्रियता बढ़ती गई, इसके विभिन्न संस्करण सामने आने लगे, जिससे असंगतता की समस्या उत्पन्न हुई। इस समस्या को हल करने के लिए 1983 में अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान ने सी भाषा का एक मानक संस्करण बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप 1989 में ANSI-C या C89 का प्रकाशन हुआ। बाद में इस मानक को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा अपनाया गया और इसके बाद C99, C11 और C18 जैसे संशोधित संस्करण जारी किए गए, जिन्होंने भाषा में नई सुविधाएं और सुधार जोड़े। ये मानकीकरण सुनिश्चित करता है कि सी में लिखा गया कोड विभिन्न कंपाइलरों और प्लेटफॉर्मों पर लगातार काम करेगा, जो इसकी स्थायी सफलता का एक प्रमुख कारण है। आधुनिक युग में सी की प्रासंगिकता क्यों आज भी ये सिरमौर है? आज जब हमारे पास पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा जैसी कई आधुनिक और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या 50 साल पुरानी सी भाषा आज भी प्रासंगिक है? इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है हाँ, बिल्कुल। सी भाषा आज भी प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और कई क्षेत्रों में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी अद्वितीय दक्षता और गति है। सी कोड सीधे मशीन कोड में संकलित होता है, जो इसे अत्यंत तेज बनाता है। ये उन अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है जहां प्रदर्शन सर्वोपरि है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। आज आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वह विंडोज, लिनक्स, मैकोस, एंड्रॉयड या iOS हो, का एक बड़ा हिस्सा सी में लिखा गया है। एम्बेडेड सिस्टम की दुनिया सी के बिना लगभग अधूरी है। आपके आसपास के अनगिनत उपकरण जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरे, ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम और यहाँ तक कि स्मार्ट घड़ियां भी अक्सर सी में प्रोग्राम किए गए माइक्रो कंट्रोलर द्वारा संचालित होते हैं। इन उपकरणों में सीमित मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर होती है और सी भाषा इन संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। यह हार्डवेयर के साथ सीधे इंटरैक्ट करने की अनुमति देती है, जो डिवाइस ड्राइवरों और फर्मवेयर के विकास के लिए आवश्यक है। सी की लो लेवल क्षमताओं का मतलब है कि प्रोग्रामर मेमोरी के हर बाइट और प्रोसेसर के हर साइकिल पर सटीक नियंत्रण रख सकते हैं, जो इन संसाधन विवश वातावरणों में अमूल्य है। सी भाषा को अक्सर अन्य भाषाओं की नींव के रूप में भी देखा जाता है। कई लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं के कंपाइलर, इंटरप्रेटर और मानक लाइब्रेरी सी में लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए पाइथन का सबसे आम कार्यान्वयन, जिसे सी पाइथन कहा जाता है, सी में लिखा गया है। इसका मतलब है कि जब आप पाइथन कोड चलाते हैं, तो पर्दे के पीछे सी कोड ही उस काम को संभव बना रहा होता है। इसी तरह कई डेटाबेस जैसे MySQL, PostgreSQL, वेब सर्वर जैसे Nginx और गेमिंग इंजन जैसे अनरियल इंजन का कुछ हिस्सा अपने प्रदर्शन महत्वपूर्ण भागों के लिए C या C++ पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। इसलिए सी सीखना आपको केवल एक भाषा नहीं सिखाता, बल्कि यह आपको यह समझने में मदद करता है कि कई अन्य प्रौद्योगिकियां आंतरिक रूप से कैसे काम करती हैं। अंत में सी भाषा कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनी हुई है। यह छात्रों को मौलिक अवधारणाओं जैसे मेमोरी प्रबंधन, पॉइंटर्स, डेटा संरचनाओं और एल्गोरिदम को गहराई से समझने में मदद करती है। आधुनिक, अधिक सारगर्भित भाषाएं अक्सर इन विवरणों को प्रोग्रामर से छिपा देती हैं, लेकिन सी आपको सीधे उनसे सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह अनुभव एक प्रोग्रामर को अधिक अनुशासित और कुशल बनाता है। जो प्रोग्रामर सी को अच्छी तरह से समझते हैं, वे अक्सर संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और अधिक अनुकूलित कोड लिख सकते हैं, भले ही वे किसी भी भाषा में काम कर रहे हों। इस प्रकार अपनी उम्र के बावजूद सी की गति, नियंत्रण और शैक्षिक मूल्य इसे आज भी एक शक्तिशाली और प्रासंगिक भाषा बनाए रखते हैं। सी की शक्ति, मुख्य विशेषताएं जो इसे बनाती हैं खास। सी भाषा की स्थायी लोकप्रियता का श्रेय इसकी कुछ अनूठी और शक्तिशाली विशेषताओं को जाता है, जो इसे अन्य भाषाओं से अलग करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है इसकी गति और दक्षता। सी एक संकलित भाषा है, जिसका अर्थ है कि आपके द्वारा लिखा गया कोड चलाने से पहले सीधे प्रोसेसर द्वारा समझे जाने वाले मशीन कोड में अनुवादित हो जाता है। यह प्रक्रिया इंटरप्रेटेड भाषाओं जैसे पाइथन,
की तुलना में बहुत तेज निष्पादन की ओर ले जाती है, जिन्हें रन टाइम पर एक मध्यस्थ प्रोग्राम द्वारा अनुवादित करने की आवश्यकता होती है। सी का सिंटैक्स भी हार्डवेयर संचालन के काफी करीब है, जिससे कंपाइलर बहुत अनुकूलित और कुशल कोड उत्पन्न कर सकता है। यही कारण है कि प्रदर्शन महत्वपूर्ण कार्यों जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और गेम इंजन के लिए सी आज भी पहली पसंद है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि सी में लिखे गए प्रोग्राम को बिना किसी या न्यूनतम बदलाव के एक प्रकार के कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे पर ले जाया और संकलित किया जा सकता है। यह मानकीकरण जैसे ANSIC के कारण संभव हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भाषा के मूल सिद्धांत सभी प्लेटफार्मों पर समान रहे। जब डेनिस रिची और केन थॉम्पसन ने यूनिक्स को सी में फिर से लिखा, तो उनका मुख्य लक्ष्य ही इसे पोर्टेबल बनाना था। यह विशेषता सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने की अनुमति देती है, बिना हर प्लेटफॉर्म के लिए कोड को पूरी तरह से फिर से लिखने की आवश्यकता के। यह सी की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक रही है। सी भाषा अपनी सरलता और एक छोटी, शक्तिशाली लाइब्रेरी के लिए भी जानी जाती है। सी में केवल 32 कीवर्ड हैं, जो इसे सीखना अपेक्षाकृत आसान बनाते हैं। इसका सिंटैक्स स्पष्ट और संक्षिप्त है। यह अनावश्यक सुविधाओं से भरी नहीं है, जो इसे हल्का और केंद्रित रखती है। भाषा की मुख्य कार्यक्षमता को हेडर फाइलों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मानक लाइब्रेरी द्वारा बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए stdoh इनपुट आउटपुट कार्यों के लिए, स्ट्रिंग h स्ट्रिंग हेरफेर के लिए और matH गणितीय गणनाओं के लिए लाइब्रेरी प्रदान करता है। यह मॉड्यूलर दृष्टिकोण प्रोग्राम को छोटा और प्रबंधनीय रखता है, क्योंकि आप केवल उन्हीं लाइब्रेरियों को शामिल करते हैं जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता होती है। शायद सी की सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी लो लेवल मेमोरी एक्सेस की क्षमता है, जो पॉइंटर्स के माध्यम से हासिल की जाती है। पॉइंटर्स विशेष वेरिएबल्स होते हैं जो अन्य वेरिएबल्स के मेमोरी एड्रेस को संग्रहित करते हैं। यह प्रोग्रामर को मेमोरी के साथ सीधे इंटरैक्ट करने, डायनेमिक रूप से मेमोरी आवंटित करने और जटिल डेटा संरचनाओं जैसे लिंक लिस्ट और ट्री बनाने की अनुमति देता है। जबकि यह सुविधा सी को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाती है, यह इसे खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि अनुचित मेमोरी प्रबंधन से बग और क्रैश हो सकते हैं। यह हार्डवेयर पर सीधा नियंत्रण प्रदान करता है, जो इसे सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम के लिए एक आदर्श भाषा बनाता है, जहां संसाधनों का सटीक प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। अब जब हम सी भाषा के इतिहास और विशेषताओं से परिचित हो गए हैं, तो आइए इसकी सबसे मौलिक अवधारणा वेरिएबल्स को समझते हैं। एक वेरिएबल अपने सरलतम रूप में मेमोरी में एक नामित भंडारण स्थान है। आप इसे एक लेबल वाले बॉक्स की तरह सोच सकते हैं, जिसमें आप जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, तो आपको अक्सर विभिन्न प्रकार के डेटा को अस्थायी रूप से रखने की आवश्यकता होती है, जैसे संख्याएं, अक्षर या टेक्स्ट। वेरिएबल्स आपको इस डेटा को एक सार्थक नाम देने की अनुमति देते हैं, ताकि आप बाद में प्रोग्राम में आसानी से इसका उल्लेख और उपयोग कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी छात्र के अंकों को संग्रहित करना चाहते हैं, तो आप नामक एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें अंक संग्रहित कर सकते हैं। वेरिएबल्स का उपयोग करने का मुख्य लाभ यह है कि वे आपके प्रोग्राम को पठनीय, लचीला और प्रबंधनीय बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको अपने प्रोग्राम में किसी व्यक्ति की आयु का उपयोग 10 अलग-अलग स्थानों पर करना है। यदि आप हर जगह सीधे संख्या 25 लिखते हैं और बाद में उस व्यक्ति की आयु बदलकर 26 हो जाती है, तो आपको अपने कोड में हर उस स्थान को खोजना और बदलना होगा जहां आपने 25 लिखा था। यह थकाऊ और त्रुटि प्रवण है। इसके बजाय, यदि आप नामक एक वेरिएबल बनाते हैं, इसे 25 पर सेट करते हैं और फिर पूरे प्रोग्राम में इस वेरिएबल का उपयोग करते हैं, तो आयु बदलने के लिए आपको केवल एक ही स्थान पर मान को 26 में बदलना होगा। यह आपके कोड को बनाए रखना बहुत आसान बना देता है। सी में एक वेरिएबल बनाने के लिए आपको 2 चीजें निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है, इसका डेटा टाइप और इसका नाम। डेटा टाइप कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल किस प्रकार का डेटा संग्रहित करेगा, जैसे कि एक पूर्णांक, एक दशमलव संख्या या एक अक्षर। ये कंपाइलर को यह भी बताता है कि उस वेरिएबल के लिए मेमोरी में कितनी जगह आवंटित करनी है। उदाहरण के लिए, कंपाइलर को बताता है कि हम नामक एक वेरिएबल बना रहे हैं जो एक पूर्णांक संग्रहित करेगा। एक नामक वेरिएबल बनाता है जो एक दशमलव संख्या संग्रहित करेगा। यह घोषणा मेमोरी में स्थान आरक्षित करती है, लेकिन अभी तक उसमें कोई विशिष्ट मान नहीं डालती है। एक बार जब एक वेरिएबल घोषित हो जाता है, तो आप उसमें एक मान संग्रहित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को असाइनमेंट कहा जाता है और इसके लिए बराबर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए,
वेरिएबल में 30 मान निर्दिष्ट करेगा। आप घोषणा और असाइनमेंट को एक ही चरण में भी कर सकते हैं, जिसे इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। जैसे यह एक अच्छी प्रोग्रामिंग आदत है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आपके वेरिएबल्स में शुरू से ही एक ज्ञात मान हो, जिससे अप्रत्याशित व्यवहार से बचा जा सके। वेरिएबल्स प्रोग्राम की स्थिति को बनाए रखने में मदद करते हैं और गणनाओं और डेटा हेरफेर की नींव है। जब आप सी में वेरिएबल्स बनाते हैं तो उनका नामकरण कुछ नियमों और परंपराओं के अधीन होता है। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका कोड संकलित नहीं होगा। पहला नियम यह है कि एक वेरिएबल नाम में केवल अक्षर, अंक और अंडरस्कोर हो सकता है। दूसरा, नाम किसी अंक से शुरू नहीं हो सकता, उदाहरण के लिए और मान्य नाम है लेकिन अमान्य है। तीसरा, सी भाषा केस सेंसिटिव है, जिसका अर्थ है कि और को 3 अलग अलग वेरिएबल्स माना जाएगा। अंत में, आप किसी भी सी कीवर्ड को वेरिएबल नाम के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इन नियमों के अलावा अच्छी प्रथा यह है कि आप ऐसे नाम चुनें जो सार्थक और वर्णनात्मक हों, जैसे या, न कि या। वेरिएबल्स की घोषणा कंपाइलर को उनके अस्तित्व के बारे में बताने की प्रक्रिया है। ये मेमोरी में स्थान आरक्षित करता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक घोषणा में डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम शामिल होता है। जैसे आप एक ही लाइन में एक ही प्रकार के कई वेरिएबल्स की घोषणा कर सकते हैं, उन्हें कॉमा से अलग करके। जैसे इनिशियलाइजेशन घोषणा के समय एक वेरिएबल को प्रारंभिक मान देने की प्रक्रिया है। जैसे हमेशा अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना एक अच्छी आदत है। यदि आप एक वेरिएबल को बिना इनिशियलाइज किए उपयोग करने का प्रयास करते हैं तो उसमें एक गार्बेज मान हो सकता है, मेमोरी स्थान में पहले से मौजूद कोई भी यादृच्छिक डेटा, जो आपके प्रोग्राम में अप्रत्याशित बग पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं वेरिएबल के स्कोप और लाइफ टाइम की, जो यह निर्धारित करते हैं कि प्रोग्राम के किस हिस्से में एक वेरिएबल सुलभ है और यह मेमोरी में कब तक मौजूद रहता है। सी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल वेरिएबल्स एक फंक्शन या कोड ब्लॉक के अंदर घोषित किए जाते हैं। वे केवल उसी फंक्शन या ब्लॉक के भीतर ही सुलभ होते हैं, और जब फंक्शन या ब्लॉक का निष्पादन समाप्त हो जाता है तो वे नष्ट हो जाते हैं, यानी उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। यह मेमोरी को कुशल तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एक फंक्शन के वेरिएबल्स दूसरे फंक्शन के साथ हस्तक्षेप न करें। दूसरी ओर, ग्लोबल वेरिएबल्स सभी फंक्शंस के बाहर घोषित किए जाते हैं, आमतौर पर प्रोग्राम की शुरुआत में। वे पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन से सुलभ होते हैं और उनका जीवन काल पूरे प्रोग्राम के निष्पादन तक रहता है। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स सुविधाजनक लग सकते हैं, उनका अत्यधिक उपयोग खराब प्रोग्रामिंग अभ्यास माना जाता है, क्योंकि उन्हें कहीं से भी बदला जा सकता है। वे आपके कोड को ट्रैक करना और डीबग करना मुश्किल बना सकते हैं और अनपेक्षित साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कीवर्ड का उपयोग वेरिएबल के जीवन काल को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है। एक लोकल स्टैटिक वेरिएबल का जीवन काल पूरे प्रोग्राम तक बढ़ जाता है, लेकिन इसका स्कोप अभी भी लोकल ही रहता है, जिसका अर्थ है कि यह हर बार फंक्शन को कॉल किए जाने पर अपना मान बनाए रखता है। सी भाषा में प्रत्येक वेरिएबल का एक डेटा टाइप होना चाहिए। डेटा टाइप कंपाइलर को 2 महत्वपूर्ण बातें बताता है: वेरिएबल के लिए मेमोरी में कितनी जगह आवंटित करनी है और उस मेमोरी में संग्रहित बिट्स की व्याख्या कैसे करनी है। सी में डेटा टाइप्स को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक, व्युत्पन्न और उपयोगकर्ता परिभाषित। प्राथमिक डेटा टाइप्स भाषा के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनमें पूर्णांकों, दशमलव संख्याओं और अक्षरों को संग्रहित करने के लिए प्रकार शामिल हैं। ये सबसे आम प्रकार हैं जिनका आप दैनिक प्रोग्रामिंग में सामना करेंगे। इनका सही चुनाव मेमोरी के कुशल उपयोग और आपके प्रोग्राम की सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे आम प्राथमिक डेटा टाइप है, जिसका उपयोग पूर्णांक संख्याओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे -10, 0 या 50। एक द्वारा ली गई मेमोरी की मात्रा सिस्टम पर निर्भर करती है, लेकिन यह आमतौर पर 4 बाइट्स होती है। दशमलव या भिन्नात्मक संख्याओं के लिए हमारे पास और हैं। एकल परिशुद्धता फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों के लिए है और आमतौर पर 4 बाइट्स देता है, जबकि दोगुनी परिशुद्धता प्रदान करता है और आमतौर पर 8 बाइट्स देता है, जिससे यह बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं के लिए अधिक सटीक हो जाता है। एकल अक्षर, प्रतीक या संख्या को संग्रहित करने के लिए डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है, जो मेमोरी में 1 बाइट लेता है, जैसे A, प्रश्नवाचक चिन्ह या 5। प्राथमिक डेटा टाइप्स को और जैसे क्वालिफायर का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1 की तुलना में बड़ी पूर्णांक श्रेणी संग्रहित कर सकता है। का उपयोग केवल गैर ऋणात्मक पूर्णांकों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है,
जो इसे सकारात्मक संख्याओं की सीमा को प्रभावी ढंग से दोगुना करने की अनुमति देता है। इसी तरह की तुलना में और भी अधिक परिशुद्धता प्रदान करता है। इन क्वालिफायर का सही संयोजन चुनना आपके प्रोग्राम की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, जिससे आप मेमोरी उपयोग और डेटा रेंज के बीच संतुलन बना सकते हैं। व्युत्पन्न और उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा टाइप्स प्राथमिक प्रकारों से बनाए जाते हैं। व्युत्पन्न प्रकारों में एरे, पॉइंटर्स और फंक्शंस शामिल हैं। एक एरे एक ही डेटा टाइप के तत्वों का एक संग्रह है, जैसे 10 पूर्णांकों का एक समूह। उपयोगकर्ता परिभाषित प्रकारों में और शामिल है। एक आपको विभिन्न डेटा प्रकारों को एक ही नाम के तहत समूहित करने की अनुमति देता है, जैसे कि एक छात्र के रिकॉर्ड को संग्रहित करने के लिए एक संरचना जिसमें उसका नाम, रोल नंबर और ग्रेड हो। ये उन्नत डेटा प्रकार आपको अधिक जटिल और संगठित डेटा संरचनाएं बनाने की शक्ति देते हैं, जो असल में वास्तविक दुनिया की समस्याओं को मॉडल करने के लिए आवश्यक हैं। सी में वेरिएबल्स के साथ काम करते समय खासकर शुरुआती लोगों के लिए कुछ सामान्य गलतियां करना आसान होता है। इनमें से सबसे आम गलतियों में से एक है एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किए बिना उसका उपयोग करना। जब आप एक लोकल वेरिएबल घोषित करते हैं जैसे, तो मेमोरी में इसके लिए जगह तो आरक्षित हो जाती है, लेकिन उस जगह पर क्या मान है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसमें कोई भी गार्बेज मान हो सकता है। यदि आप इसका उपयोग किसी गणना में करते हैं तो परिणाम अप्रत्याशित और गलत होगा। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हमेशा अपने वेरिएबल्स को घोषित करते समय एक प्रारंभिक मान दें। जैसे, यह एक सरल आदत है जो आपको कई घंटों की डीबगिंग से बचा सकती है। एक और आम गलती है डेटा टाइप ओवरफ्लो या अंडरफ्लो। प्रत्येक डेटा टाइप की एक निश्चित सीमा होती है कि वह कितना बड़ा या छोटा मान संग्रहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक -128 से 127 तक मान संग्रहित कर सकता है और आप उसमें 128 संग्रहित करने का प्रयास करते हैं, तो यह ओवरफ्लो हो जाएगा और मान दूसरी तरफ घूमकर -128 हो जाएगा। यह आपके प्रोग्राम में बहुत ही सूक्ष्म और कठिन से ढूंढने वाले बग पैदा कर सकता है। इसका समाधान यह है कि आप अपने डेटा के लिए उपयुक्त आकार का डेटा टाइप चुनें। यदि आपको बड़ी संख्याएं संग्रहित करने की आवश्यकता है तो के बजाय या का उपयोग करने पर विचार करें। हमेशा अपने डेटा की अपेक्षित सीमा के बारे में सोचें। वेरिएबल स्कोप से संबंधित गलतियां भी काफी आम हैं। एक शुरुआती प्रोग्रामर एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल घोषित कर सकता है और फिर उसे दूसरे फंक्शन में उपयोग करने का प्रयास कर सकता है, जिससे एक कंपाइलर त्रुटि उत्पन्न होती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोकल वेरिएबल्स केवल उसी ब्लॉक में मौजूद होते हैं जिसमें उन्हें घोषित किया गया है। यदि आपको कई फंक्शंस के बीच डेटा साझा करने की आवश्यकता है, तो आप या तो उस डेटा को फंक्शन पैरामीटर के रूप में पास कर सकते हैं, जो पसंदीदा तरीका है, या यदि बिल्कुल आवश्यक हो तो एक ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं। स्कोप के नियमों को समझना स्वच्छ, मॉड्यूलर और रखरखाव योग्य कोड लिखने के लिए मौलिक है। अंत में आइए एक उदाहरण प्रोग्राम देखें जो इन अवधारणाओं को एक साथ लाता है। यह प्रोग्राम उपयोगकर्ता से उसकी आयु पूछता है, उसे एक वेरिएबल में संग्रहित करता है और फिर एक संदेश प्रदर्शित करता है। #include int main, int user age = 0 / वेरिएबल की घोषणा और इनिशियलाइजेशन प्रिंट। कृपया अपनी आयु दर्ज करें। scanf %d and user age / उपयोगकर्ता से इनपुट लेना और वेरिएबल में स्टोर करना। if user age = 18, printf आप मतदान करने के योग्य हैं। n else int years to wait = 18, user age / एक और लोकल वेरिएबल printf आपको मतदान करने के लिए %d वर्ष और प्रतीक्षा करनी होगी। n years to wait, return 0। इस सरल कोड में हमने को इनिशियलाइज किया का उपयोग करके उसमें मान संग्रहित किया और फिर उस मान के आधार पर निर्णय लिया। ये दर्शाता है कि कैसे वेरिएबल्स प्रोग्राम को गतिशील और संवादात्मक बनाने के लिए आवश्यक है। इन आम गलतियों से बचकर और अच्छी प्रथाओं का पालन करके आप सी भाषा में मजबूत और विश्वसनीय प्रोग्राम बनाने की राह पर होंगे।